आज देश को नई एजुकेशन पॉलिसी मिलने जा रही है, उसका ड्राफ्ट आया हुआ है। बहुत सारी इस पर चर्चा भी हुई है, बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। हम भी चाहते हैं एज इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट समाधान, क्योंकि ये प्योर एजुकेशन से रिलेटेड है। हमको आपको स्किल करना है, हमको आपको सबसे अग्रणी पंथ में लाना है, तो आज एजुकेशन पॉलिसी पे बात होनी चाहिए। पर इस पॉलिसी पे बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूँ। भारत जगत गुरु हुआ करता था, यहाँ भी शारदा पीठ, यहाँ भी नालंदा, यहाँ भी तक्षशिला, यहाँ भी पुष्पागिरी और यहाँ भी उज्जैनी जैसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। हमारी भी एक एजुकेशन पॉलिसी थी, हमारा भी एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड था। जब दुनिया से लोग, वो जापान हो, वो कंबोडिया हो, वो चाइना हो, वो श्रीलंका हो, यहाँ पढ़ने आया करते थे। हमारी यूनिवर्सिटीज से जा के उन्होंने जो बातें इस देश के बारे में लिखी हैं, उन्हीं बातों ने इस देश को ये गौरव दिया है, उन्हीं बातों ने इस देश को जगत गुरु माना है। पर क्या हुआ कि हम इतना पिछड़ गए? क्या हुआ कि आज हम पश्चिम देशों की तरफ देखते हैं? क्या हुआ कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी पहले 200 यूनिवर्सिटीज में से नहीं आती वर्ल्ड की? क्या हुआ कि जो है वो हम इस तरीके से आज एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं? क्या हुआ, वो नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे खत्म कर दी गई? क्या हमारे साथ हुआ? कैसे हमारी सभ्यता के साथ हुआ? कैसे हमको खत्म किया गया? कैसे सिस्टम को खत्म किया गया? कैसे हमको जगत गुरु से फिर उसी तरीके से वापस ला दिया गया जैसे हमको गुलाम बनाया गया था? आज एजुकेशन पॉलिसी पे शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन ना हो, या बात करने का ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी ना हो, लेकिन जो मैं आज बातें बताने जा रहा हूँ, ये आपके, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आपको रोए खड़े कर देगी। आपको पता होगा शायद कि हमारे जो खिलजी बख्तावर थे, उन्होंने जब आक्रमण किया इस देश पे, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इसकी सभ्यता को कैसे खत्म किया जाए। उनको नालंदा यूनिवर्सिटी दिखी, जिन्होंने वहाँ पे जो कुछ भी था उसको जला दिया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के शिक्षकों को मार दिया। उस टाइम वहाँ पे 10,000 जो है वो बच्चे पढ़ा करते थे, जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आया करते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे हमारी संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, और 2000 शिक्षक थे वहाँ पे जो केवल रिसर्च पे काम करते थे। उनकी पांडुलिपियों को जला दिया गया। वो लोग कहते हैं कि 3 से 4 महीने तक के वो पुस्तकें जलती रहीं, जो 5-5 तलों के पुस्तकालय हुआ करते थे, 6 पुस्तकालय हुआ करते थे, जिनको खत्म कर दिया गया। हम मूक दर्शन बने रहे। चलिए, ये तो मुगल शासन था जब लोग आए और हमारी तक्षशिला और हमारी यूनिवर्सिटीज को खत्म किया धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा एजुकेशन पॉलिसी, जो ऑफिशियल एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान की आई, वो 1835 में आई। लॉर्ड मैकाले जो है वो हमारे लिए एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। और उस टाइम, उससे पहले जो सिचुएशन थी, अगर हम उस 1835 को हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन के सिस्टम का चेंज माने, तो उससे पहले क्या हुआ करता था, ये हमारे धर्मपाल सिंह जी ने ये रिसर्च की 1960 में। तो पता चला कि उस टाइम 97% लोग लिटरेट हुआ करते थे, वो शिक्षित होते थे 97% लोग 1835 से पहले। हमारे वहाँ 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय केवल बिहार में चला करते थे। हर गांव में एक विद्यालय होता था जो वहाँ का मंदिर चलाया करता था, और वहाँ पे शूद्र और क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मण सभी शिक्षा पाया करते थे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इस शिक्षा प्रणाली में ये भी डिस्क्राइब किया गया है कि शूद्रों का परसेंटेज जो है वो 50% से ज़्यादा था जो शिक्षा ग्रहण करते थे। महिलाएं भी शिक्षा पाया करती थी। लेकिन लॉर्ड मैकाले साहब आए और उन्होंने अपनी स्पीच में ये लिखा है, ये रिटन है कि अगर हिंदुस्तान को जीतना है, अगर हिंदुस्तान को दास बनाना है, गुलाम बनाना है, तो यहाँ की सभ्यता को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले इनकी जो विरासत है उसको खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए उन पे एजुकेशन सिस्टम हमको अपना लादना पड़ेगा। इसलिए मिशनरीज आई, इसीलिए कॉलेजेस बने, इसीलिए इंग्लिश को महत्व दिया गया, और हमारी एजुकेशन सिस्टम जो संस्कृत में था, जो रीजनल लैंग्वेज में था, उसको खत्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया, और हम सिर्फ इंग्लिश की तरफ भागने लगे। और अगर आज कल्पना करिए कि आज अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को कोई एक आक्रमणकारी देश आके रोक लेके, आज आप चाइनीज पढ़ेंगे केवल, तो लोग लिटरेट रह कहाँ जाएंगे? एक जनरेशन के बाद आपको फिर 0 से शुरू करना पड़ेगा, और 97% से वो 3% हो गए, फिर 10% हुए, और हम अनपढ़ हो गए, बनाए गए हम अनपढ़, हम थे नहीं। तो हम जगत गुरु कहाँ रह जाएंगे? हमारी पांडुलिपियाँ, हमारे किताबें हमारी सभ्यता को खत्म करने की सोची समझी साजिश थी। लेकिन हुआ क्या?
हुआ ये कि उन्होंने एक और क्रीमी वर्ग निकाला। पहले तो उन्होंने इसलिए खत्म किया कि चलिए 2 यूनिवर्सिटी बना दें। सबसे पहले एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्होंने कलकत्ता में एस्टैब्लिश की, फिर बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, जो सिर्फ उनका मानना था कि लोग इंटरप्रेटर हो जाए, इंटरप्रेट कर सके, लोगों को जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ में इसमें काम कर सके। जो अच्छे महाजन थे, जो अच्छे साहूकार थे, जिनके बच्चे अच्छे राजा थे, उनके बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया गया। जब वो आए तो इंग्लिश पढ़ के आए और वो एक मॉडल बने और लोग उनको फॉलो करें, और यही हुआ। अगर हम सिर्फ कांग्रेस या किसी भी पॉलिटिशियन की बात करिए जो स्वतंत्रता संग्राम में लगा हो, चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू जी हो, कोई भी हो, वो बाहर से पढ़ के आए। वो बड़े बड़े वकीलों के बच्चे थे, वो वकालत करके आए या इंग्लिश पढ़ के आए, और हमने उनको देखा और वो हमारे लीडर बन गए और हमने उनको फॉलो किया। आज इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों को, उनकी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, अपनी संस्कृत भूल गए, अपने आर्यभट्ट को भूल गए, अपने सुश्रुत को भूल गए, अपने पतंजलि को भूल गए, अपनी सभ्यता को हम भूल के हम उस कौटिल्य के अरसास को भूल गए। हमने सिर्फ माना कि जो कुछ दिया वो अंग्रेजों ने दिया, जो कुछ है वो पाश्चात्य जो है वो सभ्यता है, एजुकेशन है। हम जगत गुरु से जो है वो गुलाम थे, और गुलामी को हमने सबसे पहले एजुकेशन में इम्प्लॉय किया। समझा 1947 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं आज़ाद हुई। हम सिर्फ वही पढ़ते रहे, हम वही पढ़ते रहे, और आज भी वही पढ़ते रहे। 35 साल लग गए हैं हमको एजुकेशन पॉलिसी लाने में। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये ज़रूरी नहीं है कि एक सब कुछ चेंज कर देगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। आज यहाँ बात हो रही है रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई की, आज यहाँ बात हो रही है कि आप दोनों किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, आज यहाँ बात हो रही है कि आपकी स्किलिंग ज़्यादा महत्व देगी। आज इस पॉलिसी में बात हो रही है कि आप अगर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनको भी महत्व दिया जाएगा। तो हम शायद फिर से संगीत को महत्व दे पाएंगे जो हमारी सभ्यता में था। बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। मैकाले को 15 साल लगे थे एजुकेशन पॉलिसी बनाने में, हमारी सरकार को भी 5-7 साल लग गए। बहुत सारे लोगों से उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा लोगों से राय मांगी और फिर एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। इसको इम्प्लीमेंट करने में भी सालों लग जाएंगे। 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। लेकिन किसी भी देश के लिए एजुकेशन पॉलिसी कितनी महत्वपूर्ण है, आपकी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए, आपके कल्चर के लिए, आपकी जो है वो आगे के भविष्य के लिए, आपकी पिछली हिस्ट्री को अच्छा बताने के लिए, आपके बच्चों को ये बताने के लिए कि हमारी भी सभ्यता थी। जिस देश की सभ्यता ना हो, जिस देश का कल्चर ना हो, जिस देश में अगर आप रह रहे हैं और किसी दूसरे देश के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका कल्चर बचेगा ही कहाँ। अपने कल्चर को बचाइए, अपने देश को बचाइए, अपनी सभ्यता को बचाइए, अपनी सभ्यता पे गौरव अनुभव करिए, अपनी संस्कृति पे गौरव अनुभव करिए। यही असली आत्मनिर्भर भारत है, यही असली आत्मनिर्भर भारत की सोच है, यही असली जो है वो। आप ये नहीं है कि आप इंग्लिश को भूल जाएं, लेकिन हम अपनी हिंदी को सेकेंडरी लैंग्वेज ना माने, हम उसको बोलने में अपमान महसूस ना करें, हम उसको अच्छा गौरव स्थान दिलाएं, और हम इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करें कि दुनिया में आज भी देखिए चाइना और जापान अपनी लैंग्वेज के साथ भी दुनिया के बहुत देशों से बहुत आगे है। तो हमारी भी लैंग्वेज जो है वो पहली लैंग्वेज हमारी मदर टंग होनी चाहिए, पहली लैंग्वेज हमारी हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है अगर आप आज ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप दुनिया में के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये भी बहुत सारे चेंजेस इस पॉलिसी में है। आप जानिए ये एजुकेशन पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसको महत्व दीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए, इस पर बहस करिए, इसमें चेंजेस बताइए सरकार को, क्योंकि अभी ये बिल भी आएगा, बिल में अमेंडमेंट भी आएंगे, और ये कंटिन्यूस एक चेंजिंग प्रोसेस है जिस पे हम आपको काम करना चाहिए। बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत सारा ज्ञान बट रहा है, बहुत सारे चटपटे किस्से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन आपकी सभ्यता से जुड़ा हुआ, आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ, आपसे जुड़ा हुआ और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये एजुकेशन पॉलिसी आई है। इसको समझिए, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं, इसके कोर पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजों की शुरुआत जरूर हुई है जो हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका जो ये पॉलिसी बनाई गई है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, फिर इसको पार्लियामेंट में रखा जाएगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट करेंगी। तो बहुत सारा लंबा सफ़र है इसमें अभी, लेकिन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से इसको लागू कर दिया जाएगा, जो एक अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे इसमें 2 सेगमेंट में इसको पूरी पॉलिसी को बांटा गया है कि स्कूल लेवल पे, हायर एजुकेशन लेवल पे बहुत सारे जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें लाए गए हैं। इसमें फोकस किया गया है कि लोगों को
जो उनकी रटने की प्रवृत्ति है उससे बाहर निकाला जाए, जो उनके एग्ज़ाम और नंबर पे उनकी मार्कशीट डिपेंड होती है उसमें कुछ स्किलिंग डाली जाए। एटलीस्ट जब 12वीं कक्षा को पढ़ के बच्चा बाहर आता है तो वो किसी न किसी एक स्किल में निपुण हो, एक स्किल की उसको नॉलेज हो, एक स्किल में वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसमें बात की गई है पूरे सिस्टम की, ऐसे सिस्टम की जहाँ पे टीचर, उसके फ्रेंड्स, उसके वो खुद अपना असेसमेंट करेगा, उस नंबर के आधार पे उसका आगे जो है वो मार्कशीट बनेगी। इसमें ऐसे डिजिटल बैंक की बात की है जहाँ पे उसके स्कोर्स क्रेडिट होते रहेंगे। यहाँ पे बात की गई है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की। तो बहुत सारी चेंजेस है, इसमें बहुत फोकस किया गया है। जैसे हमने आपको बताया रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ बात की गई है जो है वो बच्चों की स्किल्स को, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्व देने की। और ये इम्प्लीमेंटेशन एक दिन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे जो है वो संस्थागत चेंजेस हमको लाने पड़ेंगे जो स्टेप बाय स्टेप होंगे। 2030 तक इसका पूरा टाइम रखा गया है। सिस्टम अलग अलग होंगे, बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है। टीचर्स को भी जो है वो उनको भी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा एवरी 10 और 15 ईयर्स पे, जिससे कि उनकी कैपेबिलिटी भी बढ़े, उनको भी असेस किया जाए। कॉलेजेस के लिए भी एक सिस्टम दिया गया, अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको 15 साल में आपको एग्जिट रूट से बाहर कर दिया जाएगा, आपकी मान्यता, आपकी स्वायत्ता को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आप अच्छी रैंकिंग करते हैं, आप अच्छी कॉलेज हैं, आप अच्छे, अगर आपको रैंक अच्छी मिलती है नैक कमेटी और अलग अलग कमेटियों के थ्रू, तो आपको हमेशा ग्रो करने की, आपको स्वायत्ता देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो हम लोग स्टेप बाइज स्टेप इस पर बात करने की कोशिश करते हैं कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि टीच टू ट्रांसफॉर्म, आपकी पढ़ाई आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगी, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पे आपके व्यक्तित्व को, आपकी स्किल को एक ट्रांसफॉर्म करने की बात होगी। एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए होगी, एजुकेशन डिग्री के लिए नहीं होगी, आपको एम्पावर करने के लिए होगी। और लर्न टू लीड, अगर आप पढ़ते हैं तो आप आगे लीड भी करेंगे सोसाइटी में, समाज में। तो ये सारी बात हुई है। इसमें बेसिक फोकस किया गया है कि ओनरशिप के अकॉर्डिंग आपके लिए नॉर्म्स नहीं होंगी, यूनिफॉर्मिलिटी लाई जाएगी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बीच में, इंडिविजुअल जो है वो इंस्टीट्यूशंस के बीच में, डिफरेंट जो है वो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो भी उनकी नॉर्म्स हैं, क्वालिटी नॉर्म्स हैं, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा, जिससे कि जो भी हमारा कोई भी जो चाइल्ड है वो लेफ्ट बिहाइंड ना रहे और जो भी टेक्नोलॉजी है वो सबके इस्तेमाल के लिए हो। तो बेसिक इसमें जो है वो हमारा फोकस टेक्नोलॉजी पे होगा, पूरी डिजिटल ड्राइव होगी, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन लाने की बात होगी, टीचर्स को जैसे हमने आपको बताया एजुकेट करने की बात होगी, बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है और एक प्रोफेशनल एजुकेशन देने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी के तहत आने वाली हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। अगर हम स्कूल की बात करें तो जो भी हमारा करिकुलम होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो 3 साल हुआ करता था पहले एजुकेशन को, उसको 5 ईयर कर दिया गया और जिसको एक फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया या प्री प्राइमरी कह सकते हैं, जो आपका पहले प्री नर्सरी और केजी कहा करते थे, फिर फर्स्ट और सेकेंड की बात करके इस पूरे 5 ईयर को 3+2 को हमने फाउंडेशन स्टेज का है। यहाँ पे उसकी फाउंडेशन को डेवलप किया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को हमने लेटर प्राइमरी स्टेज या प्रिपरेटरी स्टेज की बात की है, जहाँ पे 3rd, 4th और 5th क्लास की बात होगी। यहाँ पे उसको रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ने की, एग्जाम देने की और उसकी छूट होगी। इसके बाद हम लोग जिसको अपर प्राइमरी या मिडिल कह सकते हैं, जो 6th, 7th, 8th है, यहाँ से उसकी स्किलिंग शुरुआत होगी। यहाँ पे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल दे पाएंगे और इसके बाद जो है वो सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी की बात हम करेंगे, जिसको हमने 9th, 10th, 11th, 12th कहा है। तो ये सिस्टम है 5+3+3 और +4 का। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा 15 साल का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे फॉलो करेगा। इसमें मेन फोकस जो है वो हम उसकी जो स्किलिंग डेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसमें मैथमेटिकल स्किलिंग की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करेंगे। यहाँ पे हम उसको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ने की स्वायत्तता देंगे। यहाँ पे कोई भी कॉलेज ये बात नहीं कर सकता है आपको कि आप हिंदी में या इंग्लिश में एग्ज़ाम दें। आप
किसी भी दोनों लैंग्वेजेस में वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड सिस्टम को बड़ा रिलैक्स किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रटने पे नहीं, आपकी कैपेबिलिटी को जज करने में किया जाएगा। यहाँ से सिस्टम निकलेगा तो आपकी जो मार्कशीट होगी वो आपके स्कूल्स के जो है टीचर्स हैं वो आपको डिफाइन करेंगे। आप खुद अपने नंबर्स देंगे, आपके फ्रेंड आपके नंबर देंगे, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व तो आपको मार्कशीट आपकी बना के क्रिएट करेगा। ऐसा सपना पाला गया है। बात करेंगे हम लोग जो मेजर स्कूल्स के रिफॉर्म क्या है, ये जानना जरूरी है। क्या क्या रिफॉर्म आपके पास स्कूल लेवल पे आ रहे हैं। इसको दो कैटेगरी में एजुकेशन पॉलिसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक स्कूल एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं और एक हायर एजुकेशन है उसमें क्या रिफॉर्म आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं कि स्कूल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म आ रहे हैं। तो आप इसको समझने के लिए सबसे पहला यूनिवर्सलाइजेशन हो रहा है हमारी जो है वो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जो चाइल्ड केयर या प्री एजुकेशन कहा करते थे, जो 5 साल की एजुकेशन अब होगी 3 years प्लस 1 और 2। इसको हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी के तहत, एक यूनिवर्सल पद्धति के तहत इसको फोकस करेंगे, उनकी मैथमेटिकल, उनके कैलकुलेशन, उनकी स्किलिंग को डेवलप करने के लिए, बच्चों की को जो है वो ग्रो करने के लिए। इसके बाद एक नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिकेसी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक मिशन इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है। जो मैंने आपको बताया 5+3+3+4 के जो है वो इस करिकुलम की बात होगी। इसके बाद जो है वो पेडोलॉजिकल, जो हमारा जो पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर पे हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा करिकुलम में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो 21st सेंचुरी की बात हो रही है, वहाँ पे मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर के उनको जज किया जाएगा। जो हम बार बार कह रहे हैं कि इसमें रटने पे कम फोकस करके इसमें लोगों को एजुकेट करने पे, उनकी जो एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज, उनकी जो थिंकिंग है उसको बाहर निकालने की कोशिश ज़्यादा होगी, स्किलिंग की कोशिश ज़्यादा होगी। इसमें जो है वो नो रिजिड सिस्टम बिटवीन आर्ट साइंस। अभी आप जानते हैं कि अभी हमारे वहाँ 3 सिस्टम है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, और दूसरा साइंस है, और तीसरा जो है वो कॉमर्स है। इसमें कुछ भी ऐसा रिजिड नहीं रहेगा। आप फिजिक्स के साथ ह्यूमैनिटी ले सकते हैं, आप जो है मैथ के साथ कॉमर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारा, अभी कुछ इसकी डिटेलिंग नहीं आई है, लेकिन जरूर ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स बना दिए जाएंगे जिसके तहत जो है वो इसको काम कर लेंगे। आप कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा कि आप साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट, आप साइंस के साथ भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करते हैं, लेकिन आपको ये फैसिलिटी स्कूलिंग में ही दे दी जाएगी कि आपका जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, डिजायर्ड सब्जेक्ट है, उसके साथ आप पढ़ें। ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें ग्रुपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स होगी। इसके बाद जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात हो रही है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके लिए एजुकेशन की बात हो रही है, जेंडर इंक्लूजन की फंड की बात हो रही है। जो KG-BV है, इस पे काफ़ी काम हो रहा है, पहले से काम हो रहा है। इसको अप टू 12th तक इसको लाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा अपना करिकुलम है उसको भी थोड़ा रिड्यूस करने की बात होगी। और वोकेशनल, जहाँ पे हम स्किलिंग की बात कर रहे हैं, जो समाधान या इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज और ट्रेनिंग लेके आता था, जो अभी हम लोग कॉलेजेस में करा करते थे, वो स्कूल्स में भी क्लास 6 ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इसको माना जाएगा, और इसमें सब्जेक्ट की तरह इसको नंबर्स और मार्किंग सिस्टम भी होगा, आपके मार्कशीट का एक पार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब 12th पास करके निकलेंगे तो आप एटलीस्ट किसी न किसी स्किल के जो है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसमें आप परिपक्व होना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जा रहा है। इसमें न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, जो भी हमारे ECE और स्कूल्स, टीचर और एडल्ट एजुकेशन के लिए पूरा नया करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारा ये बेस्ड होगा, जो है वो नॉलेज एप्लीकेशन पे ज़्यादा बेस्ड होगा, सब्जेक्ट पे उतना बेस्ड नहीं होगा ये। इसके अलावा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी एटलीस्ट 5 तक के जो है वो उनकी होम लैंग्वेज मदर टंग में रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर इसके 8th के बाद इसको हिंदी इंग्लिश में किया जाएगा, लेकिन वहाँ तक के इसको कोशिश की रही 5 है, और प्रेफरेबली 8th तक इसको जो है वो आपकी मदर टंग में रखा जाए।
पूरी 360 डिग्री हॉलिस्टिक जो है वो प्रोग्रेस कार्ड आपको बनेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आप खुद अपने नंबर देंगे, आपका जो है वो जो आपकी बिहेवियर है उस पर आपके जो आपके कोलीग हैं वो आपके नंबर देंगे, टीचर्स आपके नंबर देंगे, और ये सारा मुल्क के जो है वो पूरा एक आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। आपकी जो है वो ट्रैकिंग होगी आपके पूरी प्रोग्रेस की। आपको बताया ना कि जो भी आपका आउटकम है लर्निंग का, वो आप कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के तहत उसकी पूरी ट्रैकिंग रखी जाएगी। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनेगा परख के नाम पे। ये एनटीए को जो है वो एक लाया जा रहा है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। आप जब 12th पास करते हो तो आप कहीं कहीं पे सिस्टम पे ये है कि आप मार्क्स जो है वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग आप जाते हैं, कहीं कहीं पे एग्जाम होता है। यहाँ पे दोनों की बात हो रही है। अगर आप मेरिट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने एक एग्जाम के थ्रू भी जाके अपनी मेरिट को अपने को जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी हायर एजुकेशन में जाने के लिए। एक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर जरूर बनेगा, जो बात हो रही है कि 3 साल में ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और टीचर्स को भी एग्जाम पास करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे अपने आप को असेस करना पड़ेगा और उनका असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे होगा। एक बुक प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है। हमारी किताबें ही हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हम उनको संभाल के रखें, इसके लिए अब बात हो रही है डिजिटल लाइब्रेरी की। अब बात हो रही है ऐसे कल्चर डेवलप करने की जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, उनकी भी ग्रेडिंग हो, आपको मार्क्स मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर होगा। जो भी हम बात कर रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन, जो अभी इंस्पेक्शंस और ये सब हुआ करते थे बहुत सारा, ये सारा कुछ खत्म होगा और आपको बहुत कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन पे ही आपका असेसमेंट होगा। जो आपका पूरा एक प्रणाली है जो आपके बार कॉलेजेस स्कूलों में असेसमेंट होता है, इंस्पेक्शंस होते हैं, उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में बदला जाएगा। आप अपनी नॉर्म्स को, अपनी चीज़ों को सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। तो आपने देखा कि हमने पूरे स्कूलिंग सिस्टम को इसमें चेंज करने की बात हो रही है। 5+3+3 4 जो पूरे आपके सिस्टम को डिफाइन करता है। 15 साल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ज़्यादा फोकस हो रहा है अपनी मदर टंग पे, लैंग्वेज पे, स्किलिंग पे, मैथमेटिकल स्किलिंग पे, जो है वो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे, इस पे फोकस होगा। पूरा सिस्टम मार्किंग का बदला जाएगा। आपके टीचरों का भी असेसमेंट होगा, उनके लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड डेवलप किया जाएगा। आपके लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी होंगी, आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। आपको बुक्स के लिए, आपको स्किल करने के लिए एटलीस्ट पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए रेडी किया जाएगा। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंज हो रहे हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइज किया जा सके पूरी स्कूल एजुकेशन को, जहाँ पे हर कोई भी जो भी चिल्ड्रन है, जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको लेफ्ट बिहाइंड ना ये सिस्टम कर पाए। सबको बराबर जो है वो अवसर मिले, सबको बराबर मान्यता मिले, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, ऐसी कोशिश की जा रही है। ऐसी कोशिश की जाने के लिए पॉलिसी है जो स्कूल में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी, माइंड सेट में चेंज लाएगी। रटने से आप समझने में आएंगे, आप पढ़ने से स्किलिंग में आएंगे, आप जो है वो मार्कशीट लेने के बजाय आप परफॉर्मेंस बेस्ड अपना सिस्टम पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस, जो भी हमारे रिफॉर्म्स आए हैं, जो रिफॉर्म्स मेनली हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, आज उस पर बात की जाए। वो भी बहुत बड़े चेंजेस हैं। हायर एजुकेशन के पूरे सिस्टम को जो है वो चेंज करने की बात हो रही है। सिर्फ लॉ और मेडिकल को अलग रखने के बाद एक पूरी कंपोजिट बॉडी बनाने की बात हो रही है। तो इसमें क्या क्या सिस्टम्स, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एनरोलमेंट रेशियो है 2035 तक ये 50% करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो भी हमारा मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम की बात हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप किसी भी रीज़न से पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है अगर आप पहले साल या दूसरे साल में ग्रेजुएशन में छोड़ देते हैं। लेकिन अभी अगर आप फर्स्ट ईयर भी पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। आप 2 साल अगर करते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। अगर आपको 4 साल करते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री के साथ डिग्री मिलेगी, जो बहुत बड़ा सिस्टम है। और आप अपने सिस्टम को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल पढ़ने के बाद जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने के बाद फिर दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सर्टिफिकेट आपको वैसे ही मिलेंगे। आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी 10 साल बाद आके या 20 साल के बाद आके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्री डिफाइंड अपनी एजुकेशन को करना चाहते हैं तो आप उसको जॉब के साथ, रिसर्च के साथ, किसी भी जो है वो एक्सपोजर के साथ, इंटर्नशिप के साथ
बहुत अच्छे ढंग से अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज इसमें आया है। पीजी को 1 और 2 ईयर्स के लिए करा गया है, अच्छी बात है। इंटीग्रेटेड जो है वो 4 ईयर्स बैचलर और मास्टर डिग्री की बात हो रही है। एमफिल को जो है वो खत्म कर दिया गया है, ये भी एक अच्छा स्टेप है। बहुत सारे लोग बहुत सालों तक इसको पढ़ा करते थे। क्रेडिट ट्रांसफर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे हम समझ रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में पूरा एक क्रेडिट, जैसे आप किसी बैंक में अपने पैसे को रखते हैं, ऐसे आप अपने सर्टिफिकेट्स को, अपने क्रेडिट्स को, अपने एक्सपोजर्स को, अपनी ट्रेनिंग को, अपने वोकेशनल ट्रेनिंग के जो भी मार्क्स है उसको आपको क्रेडिट में रखा जाएगा और ये ट्रांसफरेबल होगा। मतलब आप जब दोबारा आएंगे तो ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च इंटेंसिव बात हो रही है, बहुत सारे रिसर्च टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस की बात हो रही है, मॉडल जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हो रही है, रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात हो रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिसर्च यूनिवर्सिटी हो, और ऑटोनोमी और हायर एजुकेशन में देने की बात हो रही है, जो उनका नायक का जो उनका एक्रेडिटेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें एजुकेशन सिस्टम में लाने की बात हो रही है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात हो रही है, जहाँ पे एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अलग अलग तरह की ऑटोनॉमी दी जाए। आपके पासिंग आउट एफिलिएशन सिस्टम की 15 साल में आपको बाहर निकलना होगा अपने एजुकेशन सिस्टम में, या आपके जो है वो एफिलिएशन सिस्टम को 15 साल में खत्म कर दिया जाएगा अगर आप प्रॉपर अपनी ग्रेड को मेंटेन नहीं करते हैं। पूरे नेशनल जो है वो मेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरिंग की बहुत दिनों से बात हो रही थी, बहुत ज़रूरत है कि हर किसी को एक मेंटर चाहिए। उसको पता है कि हमको ये करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए पूरे एक नेशनल लेवल पे जो है वो मेंटरिंग बोर्ड बनने की बात हो रही है। जो लोग मेंटरिंग लोगों का एक पूरा जो है वो पैनल रहेगा जहाँ पे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कॉलेज में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात हो रही है, हर इंडिपेंडेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये बनेगा। सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन, हमने जैसे बताया था आपको कि सारे अभी जो है वो अलग अलग AICT अलग काम करता है, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन वो अलग काम करता है, UGC अलग काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के सिर्फ इसमें अभी लीगल और मेडिकल को अलग रखा गया है। इंस्पेक्शंस को यहाँ पे भी खत्म किया गया है, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम को लागू किया गया है। इसके अलावा पब्लिक जितने भी हमारे कॉमन नॉर्म्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे लागू होंगे। प्राइवेट और हम जो है वो इसमें पार्टनरशिप की बात हो रही है कि जिसमें बाहर से लोग भी इसमें आ सकें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसमें फ्री फिक्सेशन के लिए भी एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स की जाएगी। और जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि GDP का एटलीस्ट 6% हम आज तक के हम GDP का 4% 4.5% ही खर्च कर पाते हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलप क्यों हैं ये आप जानेंगे तो वहाँ आज भी 10 से 15% तक का खर्चा वो अपने एजुकेशन सिस्टम पे करते हैं। आज हम अपने GDP से 4.25% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसको 6% करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को, रिसर्च को, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को। आज बहुत सारे बड़े बड़े IIT से और यूनिवर्सिटीज से लोग निकलते हैं और बाहर ऑक्सफोर्ड जाके वो रिसर्च करते हैं, वो बाहर कैम्ब्रिज जाके रिसर्च करते हैं, वो बाहर के देशों को वो ब्रेन चला जाता है। जो टॉप ब्रेन है हमको उनको यहाँ रोकना होगा, तो रोकने के लिए उनको फंड देना पड़ेगा। इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात हो रही है, जहाँ पे ये पैसा जाएगा और जहाँ से ये जो पूरी रिसर्च टेक्नोलॉजी को जो रिसर्च बेस्ड हो जाती है। कितने रिसर्च स्कॉलर हैं आज हम PhD सिर्फ शायद इसलिए करते हैं कि PhD की थीसिस सबमिट कर दें और बोल जाए, ऐसा नहीं है। आपकी थीसिस का मतलब है, आपके मेहनत का मतलब है, सरकार उस पर पैसा लगा रही है, उनके लिए उसकी बहुत ज़रूरत है वो पब्लिक डोमेन पे लोगों के लिए अवेलेबल हो। इसीलिए पूरा रिसर्च फाउंडेशन अलग बनेगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा, जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है यहाँ से लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोगों को हम यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि कुछ भी अच्छा अडॉप्ट करना बुरा नहीं है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ द वोकेशनल, जो भी वोकेशनल एजुकेशंस है, इसका बहुत सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम को और वोकेशनल एजुकेशन को एक साथ क्लब किया जाएगा। इसके अंदर टीचर्स एजुकेशन की बात हो रही है, प्रोफेशनल एजुकेशन उनको देने की बात हो रही है, प्रोफेशनल एजुकेशन को नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इनबिल्ड करने की बात हो रही है। क्वालिटी जो है वो हम उनको जो भी न्यू क्वालिटी स्टैंडर्ड डिफाइन करने की बात हो रही है, जो भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई भी एजुकेशन सिस्टम बात कर रहा है तो उसको ये जानने की ज़रूरत है कि वो स्पेशल एजुकेशन जो डिसएडवांटेज एरिया है, जहाँ पे रीजंस हैं, जहाँ पे बहुत ज़रूरत है एजुकेशन की, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात हो रही है।
और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन और प्रकृति के लिए, इसके लिए अलग एक नेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं इनके लिए बात हो रही है। एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की बात हो रही है जो पूरे सिस्टम में एजुकेशन में टेक्नोलॉजी लाने की बात करेगी, टेक्नोलॉजी प्रोन बनाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ेगी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जोड़ेगी, ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ेगी और इस मिनिस्ट्री ऑफ HRD को अब एजुकेशन मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हायर एजुकेशन सिस्टम में आप जैसा देख पा रहे हैं कि अभी पूरा मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम की बात हुई, रिसर्च पे बहुत फोकस किया गया है, स्टैंडर्डाइज करने के लिए फोकस किया गया है, कॉमन बोर्ड बनाया गया है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम के लिए मेडिकल और लीगल को छोड़ के एक ही UGC और जो हमारा AICT है उसको क्लब करके एक ही बॉडी बनाई जाएगी जहाँ पे, क्योंकि हम वोकेशनल और एजुकेशन को एक साथ, कन्वेंशनल एजुकेशन को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे रिसर्च को फिर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अपनी पुरानी पद्धति को जिंदा करने की, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट को ज़्यादा बढ़िया जो है वो एजुकेट के साथ साथ स्किलिंग करने की। हम यहाँ बात कर रहे हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ा रहा है, नहीं ग्रेड हो रहा है, अच्छा नहीं है, तो उसको 15 साल में एग्जिट करने की, उसकी मान्यता खत्म करने की, जो हो रहा है उसको ज़्यादा ऑटोनोमस बनाने के लिए, ऑटोनोमी देने के लिए और बेहतर उसको फैसिलिटी देने के लिए। तो एक बहुत बड़ा हायर एजुकेशन में चेंज है। इसके अलावा जो इस पॉलिसी की सबसे बड़ी कोर चेंज है वो हमारे कल्चर में है, हमारी लैंग्वेज में है, हमारी वैल्यूज़ में है, उसको इस एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। ये इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको शायद उतना इम्पॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज आने वाला है जो हमारे लैंग्वेज, कल्चर और वैल्यू को एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने जा रहा है, महत्व देने जा रहा है, इम्पोर्टेंस देने जा रहा है। इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी है। फोकस ऑन जो है वो लिटरेचर, साइंटिफिक वोकैबुलरी की हम बात कर रहे हैं ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस है, लिटरेचर है, हम उसको निखारने की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज फैकल्टी की बात हर कॉलेजेस में कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस पे हम रिसर्च अपनी लैंग्वेजेस जो है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं, जो बाहर की लैंग्वेजेस हैं, उस पे हम रिसर्च करने की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर की बात कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन के लिए हम बात कर रहे हैं। कल्चरल अवेयरनेस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम यहाँ प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट और लोक विद्या को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। इसमें हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स में जो है को हम इस टाइप के आर्ट जो है वो आर्टिस्ट इन रेजिडेंस एक पूरी एक व्यवस्था देने की बात कर रहे हैं जो उनके पूरे सिस्टम को एक कल्चरल चेंजेस ला सकें। इस पे हम बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की यूज़ की बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में एजुकेशन के प्लानिंग में, टीचिंग में, लर्निंग में, असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, उसके रेगुलेशन करने में पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जो बहुत सारे मैन पावर को, टाइम को और सेव करेगी और हमारे इंस्टीट्यूट्स को आगे बढ़ाएगी। जितने भी जो है वो डिसएडवांटेज या अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स हैं उनको इसका एक्सेस देने की बात हो रही है। दिव्यांग के लिए जो है वो फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। ई कंटेंट को जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो, ऐसी बात हो रही है। वर्चुअल लैब्स की बात हो रही है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात हो रही है। डिजिटली इक्विपिंग और स्कूल और टीचर और स्टूडेंट को सबको डिजिटली इक्विप्ड करने की बात हो रही है जिससे कि वो अपने पूरे सिस्टम को समझ सके, प्रॉपरली फॉलो कर सकें। ये एक बड़े चेंज की तरफ है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, जहाँ कल्चर को हम अपनी एजुकेशन से जोड़ रहे हैं, अपनी लैंग्वेजेस की रिसर्च पढ़ा रहे हैं, अपने कल्चर की रिसर्च पढ़ा रहे हैं, अपनी सभ्यता की रिसर्च पे फोकस कर रहे हैं। बहुत बड़ा चेंज ये लाएगा। जरूर ये पहला स्टेप है, इसमें समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी आर्ट को, अपनी कला को, अपने विद्या को, अपनी लैंग्वेज को, अपने साहित्य को, अपनी जो पूरी सभ्यता को समझने की कोशिश करेंगे तो गौरव भी अनुभव करेंगे, और जब गौरव अनुभव करेंगे तो उसको फॉलो भी करेंगे। जब आप फॉलो करेंगे तो भारत फिर से जगत गुरु बनेगा, फिर से हम अपनी सभ्यता को दुनिया को दिखा पाएंगे, दुनिया को फॉलो करा पाएंगे। आज हम योग को दुनिया को समझा पाए हैं, कुछ आयुर्वेद भी लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे हमारे पूरे कल्चर को समझेंगे। इस डाइवर्सिफाइड हिंदुस्तान का, जहाँ पे सारी 16
ऋतुएं हैं, जहाँ पे सारी भाषाएं हैं, जहाँ पे सारी लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे कितना वास्ट कल्चर है, एक पूरे हिंदुस्तान में कई दुनिया बसती हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल चेंजेस या फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात हो रही है। जैसे आप जानते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, SC STs हैं, OBCs हैं, सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उनको कुछ इंसेंटिव देने की बात हो रही है। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस को भी इंकरेज किया जाएगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे, ये सारा कुछ बात हो रही है। और हम अल्टीमेटली फिर हम इसका आउटकम जो आने वाला है उस पर भी बात करें कि सारा आउटकम जो आएगा वो एजुकेशन पॉलिसी के चेंज 2030 तक के एक्सपेक्टेड है कि हम इसको यूनिवर्साइज कर पाएँ, यूनिवर्सल कर पाएँ, इसको स्टैंडर्डाइज कर पाएँ। इसके लिए टाइम दिया गया है। फैकल्टी और जो स्किलिंग के लिए एक नेशनल मिशन की बात कर रही है, जो लर्निंग और न्यूमरेसी पे होगा, उसके लिए 2025 का टाइम रखा गया है। हमारा पूरा प्री स्कूल सेकेंडरी लेवल का पूरा 100% चेंज करने के लिए 2030 तक का टाइम रखा गया है। इसके अलावा ब्रिंग बैक जो भी हमारा 2 करोड़ जो स्टूडेंट्स बच्चे जो बाहर हैं एजुकेशन सिस्टम में, उनको लाने की बात की गई है। टीचर्स को असेसमेंट के लिए 2023 तक के उनको प्रिपेयर रहने का कहा गया है। इसके अलावा पूरे जो भी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की 2030 तक बात है। बोर्ड एग्जाम को टेस्ट कॉन्सेप्ट को चेंज करने का भी इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो पूरे सिस्टम को डेवलप करने का एक समय दिया गया है। इसके अलावा अर्ली चाइल्ड को भी स्किलिंग अडॉप्ट करने की बात की गई है। पूरे इस जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट और पब्लिक सिस्टम्स हैं उनको यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई है। तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़े चेंजेस हैं। कल्चर में चेंज लाने की बात है, हमारे सिस्टम में चेंज लाने की बात है, हमारे बच्चों की सोच में चेंज लाने की बात है, स्किलिंग को फोकस करने की बात है। ये एक बड़ी पॉलिसी का बड़ा एक जिसको कहते हैं संस्थागत इंस्टीट्यूशनल चेंज है। एक ऐसा चेंज है जो हमको एक नई गति देगा। 34 साल के बाद ये चेंज आया है, लेकिन बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। अभी ये शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है, लेकिन आप इसको जरूर फॉलो करिए। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, हमको अपने आप पे गौरव करने के लिए अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना होगा, उसको स्ट्रेंथन करना होगा और भारत को फिर से जगत गुरु बनाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा।